दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रिंस विलियम जो ब्रिटेन के शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी गए हुए थे। तब वहाँ सारी लड़कियां प्रिंस विलियम के पीछे पागल हो गई थी, क्योंकि हर लड़की चाहती थी कि प्रिंस विलियम उनके हो जाए ताकि वो खुद भी एक महारानी बन पाए। लेकिन प्रिंस विलियम किसी को भी भाव नहीं देते थे। लेकिन उसी कॉलेज में केथ मिडलटन नाम की लड़की भी पढ़ती थी, जो बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन फिर केथ ने कुछ ऐसा जादू किया कि प्रिंस विलियम, जो कि एक्चुअली में एक किंग थे जिसने खुद कभी किचन में कदम तक नहीं रखा था, वो बंदा खुद केथ को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग सीखने लगा। और तो और केथ की एक झलक देखने के लिए वो कई कई घंटे कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर केथ ने ऐसा क्या जादू किया कि एक प्रिंस उसके पीछे इस कदर पागल हो गया। और क्या कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं कि लोग हमें पाने के लिए या हमसे बात करने के लिए इतने तरस जाए? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें लोगों के सामने अपनी बातों को रखने की एक पावरफुल टेक्निक के बारे में समझना होगा, जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक या स्ट्रेट साइकोलॉजी। तो अगर हम स्ट्रेट टॉक की डेफिनेशन की बात करें तो असल में ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें आप सामने वाले को अपनी बात बिना फिल्टर के सीधा उनके मुंह पे कहते हो, वो भी उन्हें बिना ब्लेम, डिफेंड या बैक बाइटिंग किए बगैर, जिससे कि आपके दिल की बात सीधा उनके दिल तक पहुंचती है। तो उसे स्ट्रेट टॉक कहा जाता है। जैसे कि यूएस में जब 45th प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन किए जा रहे थे, तब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप, जिसे कल तक लोग सिर्फ बिजनेसमैन के नाम से जानते थे, आज वो अचानक से इलेक्शन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। और उस समय न्यूज मीडिया से लेकर आम जनता तक सभी लोग पूरा दिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई, पहली बार इलेक्शन लड़ने उतरे डोनाल्ड ट्रंप ने भला ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि राजनीति में उतरते ही वो वायरल पॉलिटिशियन बन गए? तो इसका जवाब छुपा है डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेट टॉक की साइकोलॉजी में। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि भले ही आप कितने ही गए गुजरे हो या लोग भले ही आपका कितना भी मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जब आप लोगों के सामने अपनी बातों को सीधे सीधे बिना कोई फिल्टर के रखते हो, तो आप लोगों का ट्रस्ट उसी समय पे जीत लेते हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया था। जहाँ बाकी पॉलिटिशियन देश के अहम मुद्दे की सच्चाई आम जनता को बताने से भी डरते थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी थियरी से लेकर बाकी कई सारी देश की मिस्टीरियस चीजों का भी पूरा काला चिट्ठा जनता के सामने खुले आम रख दिया था, जिससे कि लोगों को उनकी सच्चाई और उनकी बातें सीधा दिल पे छू गई, जिस वजह से उन्हें ना सिर्फ यूएस के लोग पसंद करने लगे, बल्कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग भी उनकी तारीफ करने लगे थे। सिमिलरली, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो कुछ समय पहले मुझे एक टर्म इंश्योरेंस खरीदना था, इसलिए मैं हर दिन अलग अलग पॉलिसी एजेंट से मिल रहा था। और मिलते ही मुझे ये लगने लगता था कि ये सभी लोग जबरदस्ती मुझे उनके फायदे की स्कीम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मेरा फायदा कितना होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पॉलिसी एजेंट का तो एक तगड़ा कमीशन मिलने वाला था भाई। इसलिए मैं चाह कर भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी मेरी मुलाकात एक LIC एजेंट से हुई, जिसने मुझे अपने सारे प्लान्स दिखाए और कहा कि सर, मैं जानता हूँ कि आप अपने फैमिली के सिक्योर फ्यूचर के लिए ये इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ आपको बस एक्स अमाउंट पे करना होगा, जहाँ से 500 रुपए प्रोसेसिंग फी में जाएंगे, बाकी सारे पैसे आपके पॉलिसी के अकाउंट में आ जाएंगे, और मुझे इस काम के लिए बस पूरे अमाउंट में से सिर्फ 1200 रुपए ही कमीशन के तौर पर मिलेंगे। हालांकि मेरे पास बाकी पॉलिसी भी है जिसमें मुझे कम से कम 3 से 4 हजार का कमीशन भी मिलेगा, मगर वो पॉलिसी मैं आपको नहीं बेचना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में उससे आपकी फैमिली को ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसलिए सर, आप निसंकोच होकर ये पॉलिसी लीजिए, और आप अगर बोलोगे तो मैं इसके सारे इनवॉइसेस और बिल भी आपको दिखा सकता हूँ। अब ये सुनकर मुझे काफी सेफ फील हुआ, और उसकी ये साफ साफ बातें तुरंत मेरे दिल को छू गई। जबकि उस एजेंट ने मेरे सामने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस उसने अपनी पॉलिसी का काला चिट्ठा मेरे सामने साफ साफ तरीके से रख दिया था, वो भी बिना कोई फिल्टर के। सिमिलरली, जब भी आप अपनी बातों को बेवजह घुमा फिरा कर बोलने के बजाय अपनी बातों को सीधे सीधे लोगों के सामने रख देते हो, तो इससे आप लोगों से तुरंत ही एक डीप लेवल का ट्रस्टेबल कनेक्शन बना पाते हो, जिसके बाद लोग खुद ब खुद तरस जाएंगे आपसे बातें करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। वहीं दोस्तों, एक बारी फ्रांस में 17th सेंचुरी के दौरान निनोन दे लैंडक्लॉज नाम की एक कॉर्टसन रहा करती थी, जो खुद 62 साल की थी, लेकिन उसे प्यार और लोगों की साइकोलॉजी के बारे में काफी एक्सपीरियंस था, जिस कारण मार्किस द सेविंग नाम का एक आदमी उसके पास जाकर उससे मदद मांगने लगा, ताकि वो क्वीन को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि क्वीन को मार्किस की फीलिंग का तो पता था, लेकिन वो कभी मार्किस को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। हालांकि मार्किस एक हैंडसम एंड डैशिंग लड़का था, पर उसे लोगों के सामने अपनी वैल्यू क्रिएट करना नहीं आता था। अब सारी सिचुएशन समझने के बाद निनोन ने कहा कि जब तुम अगली बारी क्वीन से मिलो, तब उसे ये शो करने के बजाय कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसके बजाय तुम उसे ऐसा शो करना कि जैसे तुम उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ही देखते हो। अब मार्किस ने बिल्कुल ऐसा ही किया,
दिया। अगली बार उसने क्वीन को ऐसा इग्नोर किया जैसे कि वो क्वीन को जानता ही ना हो। अब मार्किस का ऐसा बिहेवियर देखकर क्वीन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। तभी निनॉन ने मार्किस के लिए दूसरा प्लान भी बनाया। जहां कुछ दिनों के बाद क्वीन पेरिस के मेले में घूम रही थी, तब निनॉन के कहने पर कुछ खूबसूरत लड़कियां मार्किस के साथ घूमने लगी, जिसे जब क्वीन ने मेले में देखा तो उसे सेंस ऑफ ब्रोक वाली फीलिंग आई। अब जिसको इस फीलिंग के बारे में नहीं पता उसको मैं बता दूं कि असल में ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपको ये लगने लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से अभी अभी गवा दी हो। इसलिए क्वीन को सडनली ये रियलाइज हुआ कि मार्किस का प्यार उसके लिए कितना मायने रखता है और वो तुरंत ही मार्किस से बात करने के लिए तरस होती। और फिर तो उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की मार्किस को अपना बनाने में। और दोस्तों सच बताऊं तो ऐसा ही कुछ केट मिडलटन ने भी किया था। जब यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां प्रिंस विलियम को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रही थी, तब केट एक अकेली लड़की थी जिसने प्रिंस विलियम को बिल्कुल आम लड़कों की तरह ही ट्रीट किया था। अब इससे प्रिंस की ईगो पूरी तरह से हर्ट हो गई थी और वो धीरे धीरे केट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। अब क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही लड़की थी जिसने प्रिंस विलियम को प्रिंस की तरह नहीं बल्कि सिर्फ विलियम की तरह ही देखा था, इसलिए ये बात केट को बाकियों से न सिर्फ अलग करती थी, साथ ही साइकोलॉजी की मदद से केट ने प्रिंस विलियम को ये भी एहसास करवाया कि वो खुद बाकियों से कई ज्यादा वैल्यूएबल लड़की है। और इस छोटी सी साइकोलॉजी के दम पर ही केट ने ब्रिटेन के प्रिंस को अपने प्यार में अपने पीछे पागल कर दिया था। अब भाई यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई हमें सबके सामने ह्यूमिलेट करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू करने पर मजबूर कर सकते हैं? तो ऐसी हालात में हम हेनलॉस रेजर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये कहता है कि आपको हमेशा सामने वाले की कही कही बातों पर नहीं बल्कि सामने वाला आपसे वो बात क्यों कह रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, जिसे बारीकी से समझने पर आप सामने वाले इंसान को किसी भी हालात में अपनी वैल्यू करने पर मजबूर कर सकते हो। जैसे कि विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 के समय के बहुत ही मशहूर पेंटर थे, इसलिए अमेरिकन पब्लिशर हेनरी लुइस, जो कि असल में टाइम एंड लाइफ मैगजीन के क्रिएटर थे, उन्होंने चर्चिल की एक मशहूर पेंटिंग जिसमें सीनरीज बनी हुई थी उसे खरीद कर अपने प्राइवेट ऑफिस में रख लिया। लेकिन जब एक बार विंस्टन चर्चिल खुद हेनरी की ऑफिस में बैठकर उस पेंटिंग के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी हेनरी ने चर्चिल से कहा कि सर वैसे तो ये पेंटिंग काफी अच्छी है, लेकिन मुझे इस पेंटिंग को देखकर काफी खालीपन सा फील होता है। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में कुछ सिप्स यानी कि भेड़ बकरियां भी होनी चाहिए थी। अब ये सुनते ही चर्चिल को काफी इंसल्टिंग फील हुआ, लेकिन फिर घर आकर उन्होंने हेनरी को तुरंत एक खत भिजवाया जहां उन्होंने अपनी इस पेंटिंग को वापस भेज देने को कहा। ये पढ़कर हेनरी पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने पेंटिंग वापस भी भेज दी। अब जब पेंटिंग हेनरी को वापस रिटर्न मिली तो उस पेंटिंग में कुछ सिप्स यानी कि भेड़ बकरियां बने हुए थे और ये देखकर हेनरी काफी खुश हो गए। अब ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है जितनी हमें लगती है। असल में विंस्टन चर्चिल अगर यहाँ पे चाहते तो हेनरी की बातों को आसानी से इग्नोर कर देते या फिर उनसे बहस करते हुए अपनी काबिलियत पे उंगली उठाने वाले को सबक सिखा सकते, क्योंकि पेंटिंग के पैसे तो उन्हें पहले ही मिल चुके थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से हेनरी को पेंटिंग के अंदर जो जो चीजें चाहिए थी वो सब करके दी, जिसे देखकर हेनरी इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने विंस्टन चर्चिल की इस महानता के बारे में अनगिनत आर्टिकल लिखे अपनी मैगजीन में, जिसके चलते विंस्टन चर्चिल को नेम, फेम एंड मनी के साथ साथ पूरी दुनिया उनकी काबिलियत का लोहा मानने लगी। सिमिलरली आप भी बड़ी ही चालाकी से हेनलॉस रेजर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके बिना कुछ बोले किसी को भी अपनी वैल्यू करवाने पर मजबूर कर सकते हो। लेकिन वहीं अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। अब मान लो कि अभी आपके सामने दो आदमी खड़े हैं, जिसमें एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है जो हर रोज आपसे बस नॉर्मल से ही बातें करता है, वहीं दूसरा फनी एंड मजाकिया टाइप का इंसान है जो जब भी किसी के साथ जाता है तो वहाँ माहौल बना देता है, लोग उसके साथ बातें करने में खो जाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पूरे दिन के काम के बाद जब आप पूरी तरह से थक गए हो फिर भी आप अपना बचा हुआ समय इन दोनों में से किसके साथ गुजारना पसंद करोगे? अब आई एम श्योर कि आप कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली भी इस दूसरे वाले इंसान के साथ ही अपना समय गुजारना पसंद करोगे, जिसे ऑथर सेथ गॉडिन अपनी किताब में पर्पल काउ स्ट्रेटेजी कहते हैं। जिस तरह सारी व्हाइट काउ में से एक पर्पल कलर की काउ अपने कलर की वजह से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक उसी तरह आप अपने अंदर डायनेमिक एंड यूनिक क्वालिटी डेवलप करके लोगों को अपनी वैल्यू करने पर मजबूर कर सकते हो। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को लोग नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जब लोगों को आपके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी देखने को मिलती है तब लोग ऑटोमेटिकली ही आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब टाइड डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में नया नया आया था तब उसने देखा कि कुछ डिटर्जेंट पाउडर ऑलरेडी पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए
इसलिए उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए पर्पल काउ स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और अपनी एड में ये दिखाया कि ऑर्डिनरी डिटर्जेंट से आपके कपड़ों की सफाई तो हो जाती है, लेकिन ये टाइड डिटर्जेंट कपड़ों को ओरिजिनली व्हाइट भी कर देता है। जिसे चालाकी से दिखाने के लिए उन्होंने कपड़ों के बीच में से एक चमकदार सफाई की व्हाइट लेयर शो की और बस इस एक चीज ने लोगों के दिमाग को इस कदर टाइड से कनेक्ट कर दिया कि लोग फिर टाइड डिटर्जेंट को बाकी डिटर्जेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगे। और इस तरह टाइड ने इतना तगड़ा कंपटीशन होने के बावजूद भी मार्केट में अपनी एक दमदार वैल्यू बना ली। सिमिलरली आप भी इन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी एक दमदार वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि लोग तरस जाएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। बाकी अगर आप इस नए साल में सिर्फ 21 दिनों में दुनिया के 95% लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे तुरंत क्लिक करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।